नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रिंस सिंह राजपूत। जैसे कि आज हमने वादा किया था, आज हम बिहार की बहू और एडवोकेट सीमा समृद्धि मैम, निर्भया केस की लॉयर सीमा समृद्धि मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ हमारे फेसबुक लाइव पटना स्मार्ट सिटी फेसबुक पेज पे। जी शुक्रिया प्रिंस। थैंक यू सो मच कि जी आपने काफी बार हमसे कहा कि मैम आप इस प्लेटफॉर्म पर भी आइए, लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रिंस। यस। जी मैम, मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैम, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अचानक से आपके मन में क्या आया और आप लॉ की प्रिपेयर करने लगी और आप आज एक सक्सेसफुल लॉयर है और आपने पूरे भारत माता की नाम रोशन कर दी है मैम, पूरे भारत में। जी एक्चुअली देखिए, मैं एलएलबी 2006 में ही हमारे 5 में कंप्लीट हो गया था। मैंने जी प्रोफेशन यूपीएससी की काफी बाद में स्टार्ट की। मैं एडवोकेट पहले से थी ऑलरेडी। देन जी रजिस्ट्रेशन मेरा 2006 का है। करीब 13 साल हो गए एज ए रजिस्टर्ड लॉयर। वकालत मैंने थोड़े काफी बाद में शुरू की है, क्योंकि जी मैं जज बनना चाहती थी और आईएएस भी दे रही थी साथ में कि आईएएस भी मैं बन सकती हूँ। उसके लिए मैंने पूरी मेहनत भी की, शिद्दत से पढ़ाई की। लेकिन उधर मेरा नहीं सेलेक्ट हो पाई, क्योंकि मेरा मन वहां बहुत नहीं लगता था। पढ़ाई करने में मन लगता था, लेकिन वो सिस्टम की जो चीजें कि बहुत सारी मैं देखती हूँ कि यूपीएससी के बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको एक पर्टिकुलर ट्रेंड बना हुआ है कि आपको इतना सच बोलना है, आपको बोलना है समाज सेवा करना। तो मुझे लगता है कि लोग कितना झूठ बोलते हैं। समाज सेवा के नाम पर जा करके आप एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन करते हैं, सही से वर्क नहीं करते हैं। तो जो सच्चाई है वो बोलिए। अगर आपको पैसा ही कमाना है तो आप बिजनेस कीजिए, और जो लोग एक्चुअल में समाज सेवा करने चाहते हैं उनको आप जाने दीजिए सिस्टम में। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, ये जो हमारा प्रोफेशन है इसमें हम इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, कोई हम अपनी एक लाइन ले सकते हैं और फ्रीडम के साथ वर्क कर सकते हैं। इसलिए फिर मैंने ये फील्ड चुना कि नहीं, मुझे फाइनली मैं आईएएस नहीं बनूंगी, मैं जज नहीं बनूंगी, मैं वकालत करके लोगों के हित के लिए समाज सेवा करूंगी, काम करूंगी। जी। जी मैम, आपने निर्भया को न्याय दिलाया, आपने पूरे भारत की दिल जीती मैम इससे। और मैम, न्यायिक प्रक्रिया से ये घटना को लेके मैम समाज में कैसा मैसेज गया? देखिए, अगर निर्भया केस स्पेसिफिक में केस की बात नहीं करूंगी। मैं जी भारत के अंदर किसी भी कोने में किसी भी बेटी के साथ किसी भी तरीके का क्राइम होता है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि हम देश की जो 49% पॉपुलेशन है महिलाओं की, ये इस हमारे भारत का हिस्सा है। वो बेटी आपके घर की हो सकती है, हमारे घर की, किसी भी घर की। वो किसी भी जाति, समुदाय, धर्म, किसी की भी हो सकती है, किसी भी क्षेत्र की हो सकती है। लेकिन अगर हम इन आधार पर डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे तो शायद जो मेरी अखंडता है भारत की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। कि नहीं, पर्टिकुलर समुदाय की बेटी है तो हम आवाज उठाएंगे, दूसरे समुदाय की होगी तो नहीं उठाएंगे, ये सारी चीजें। तो मेरा अपना मानना है कि मैं स्पेसिफिक निर्भया केस की बात नहीं करेंगे। हम पूरे भारत में जितने भी केसेस हो रहे हैं उसको कोई ना कोई कहीं ना कहीं हैंडल कर रहा है, और बहुत ईमानदारी से जो लोग वर्क कर रहे हैं उन सबको मैं सैल्यूट करती हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है, बाद में जब कोर्ट में ये केस लड़ा जाता है, लेकिन तब तक वो बेटी मेरे साथ नहीं होती है। उसको तो मार दिया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है। तो हमें जो वर्क करना है वो वर्क करना है इस चीज पे कि इस तरीके के क्राइम कैसे रुके। और अगर फिर भी क्राइम होते हैं तब वो पनिशमेंट की, इन सारी चीजों की बात आती है। सबसे ज्यादा हमें जो वर्क करने की जरूरत है वो है समाज के अंदर फैली ये बुराइयां, कुरीतियां, जिसके वजह से हमारी बेटियों की जिंदगी छीनी जा रही है, उनकी स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, वो ठीक से जॉब नहीं कर सकती हैं। उनको दहेज जैसी इतनी बड़ी ये बुराई है कि मेरे पास कितने सारे केसेस आए हैं जिसमें मैं देखती हूँ कि 2 साल हुए हैं, किसी के 3 साल, छोटी सी 1 महीने की बच्ची है, उसको डायरेक्ट ससुराल वाले सूट कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, किसी को गला दबा के मार रहे हैं दहेज के लिए। तो सोचिए कि एक बेटी जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी उसके फादर से उसके ससुराल वाले मांग रहे हैं प्रॉपर्टी के रूप में, गाड़ी, कैश या बहुत घर का सामान। और अगर वो ससुराल उसके मायके वाले नहीं दे पा रहे हैं तो वो एक बेटी
जो इतने सारे सपने लेके उस घर में गई है अपना परिवार छोड़ करके। एक ऐसी ये प्रथा है कि शायद मुझे लगता है कि ये कितना दर्दनाक ये चीज है कि जिन लोगों के साथ बचपन से लेकर के बेटी 20-25 साल तक अपना जीवन बिताती है, उसके माँ बाप वो एक उस रिश्ते के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको हटना पड़ता है वहां से, क्योंकि हमारी ये कल्चर हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो ठीक है, इतना हिस्सा ठीक है कि चलिए विदाई हो रही है, वो बेटी उस घर में जा रही है, लेकिन उसको मार दिया जाए पैसों की वजह से कि तुम दूसरे घर से पैसे लेके नहीं आई। तो ये सारी जो बुराइयां हैं प्रिंस, इस पर मुझे लगता है कि मेरे देश के यूथ को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और मैं हमेशा, आपने देखा जिस भी कार्यक्रम में आती हूँ, मैं अपने युवाओं के लिए बात करती हूँ, उनको हमेशा कहती हूँ कि आप ही बदलाव ला सकते हैं। जितने भी यूथ हैं, मैं जिनसे कह रही हूँ, जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोगों की शादी होगी, एटलीस्ट ट्राई करके तो देखिए, कितना अच्छा महसूस करेंगे कि हम अपने से प्रतिज्ञा लेते हैं कि किसी भी बेटी से, हम किसी भी जो मेरी शादी होगी जिस भी लेडी से, हम उसके घर से एक भी पैसा नहीं लेंगे। अगर हमें फंक्शन करना है तो दोनों परिवार मिलकर के करेंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, एंजॉय करेंगे और सम्मान पूर्वक उस बेटी को घर में लाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो हम लोगों के साथ एडजस्ट हो जाए। एक परिवार में ससुराल में देवर है, ननद है, उसके ससुर है, सास है, हस्बैंड है, और वो अकेली है, तो एडजस्ट उस परिवार में वो कैसे हो, इस पर उस ससुराल वाले परिवार को सोचना है, ना कि उस बेटी से एडजस्ट करवाना है। और अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाती है तो उसको मेंटली, फिजिकली किसी ना किसी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, मार दिया जाता है दहेज की वजह से। तो इन सारी चीजों पर प्रिंस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता है। जी जी मैम, निर्भया मामला, उसके बाद मैम हैदराबाद की जो घटना थी मैम 2019 की, उसके बाद मैम राजस्थान गैंग रेप, और अब हाथरस की घटना, और भी बहुत सारे घटनाएं हैं मैम। हमारे समाज किस तरफ जा रही है मैम, और कैसे मानसिकता के लोग हमारे समाज में हैं, और वो मैम समाज को पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कैसे रोक सकते हैं मैम? ऐसे मानसिकता के लोग को कैसे समझा सकते हैं मैम हम? देखिए, इसके लिए प्रिंस बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है, इसमें कई एक चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। एक तो कि हमारा जो पैट्रियोटिक सिस्टम है, पितृसत्तात्मक समाज है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पितृसत्तात्मक समाज से जो है कि इन्होंने जो भी बनाया, जो भी किया, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, सभ्यता, संस्कृति, एवरीथिंग, इसमें महिलाओं का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उन्होंने नहीं डिसाइड किया है कि पुरुष क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, स्त्रियां क्या करेंगी, ये पुरुषों के द्वारा निर्धारित किया गया। तो ये जितने भी मानक समाज के गढ़े गए हैं, और अगर उनमें खामियां हैं तो महिलाएं क्या चाहती हैं, उस पर भी एक बार विचार करने की आवश्यकता है। एक तो हमारा ये पैट्रियोट की सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि फीमेल को इसने कभी भी प्राइमरी पे रखा ही नहीं है, दोयम दर्जे का रखा है। भले ही हम अपने संस्कृति, हमारे पुराण वेद, इन सब की हम बात करते हैं, लेकिन वो हाइपोथेटिकल थॉट है। हम ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बात आती है, मैं स्पीच सुनती हूँ, जगह जगह पूजा पाठ होते हैं कि यत्र नारते रमनते तत्र देवता, जो बाला जो श्लोक है, लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा है? मेरा अपना जो मानना है, एक से एक टैलेंटेड, एक से एक ब्रिलियंट एक फीमेल अपने परिवार के अंदर मोलेस्टेशन की शिकार है। वो पूजा बहुत दूर की बात है, नो डाउट 5%, 10% ऐसे परिवार होंगे कि वो अपनी घर की स्त्री को बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मैं 90% की बात कर रही हूँ कि हर घर में एक फीमेल किसी ना किसी तरीके से उसको मॉलिश किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बाहर की दुनिया में खुश होकर के निकलती हैं, लेकिन अंदर का उनका जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो एक फीमेल ही जानती है। तो इन सारी चीजों पे भी वर्क करने की जरूरत है कि महिलाएं जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्याओं को बाहर रखें, आवाज उठाएं, उनके खिलाफ जो भी बुराइयां हैं। तीसरा जो प्रिंस मुझे समझ में आता है कि जो भी बच्चे हैं हमारे, जो हमारा यूथ है,
ये करीब इंडिया में तो माना जाता है कि करीब 35 की एज ग्रुप वाले हैं, जो उससे कम एज ग्रुप वाले हैं, 15-16 साल से 35 वाले, जी उनको हम यूथ में काउंट करते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मेरी कंट्री के अंदर। नो डाउट ये अगर चाहे तो बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन हमारे युवाओं का एक माइंड सेट हो चुका है सोसाइटी को लेकर के, उसके स्ट्रक्चर को, और उनको फीमेल के बारे में उनका क्या ओपिनियन है, इन सारी चीजों को लेकर के हो चुका है। लेकिन जी जो हमारे बच्चे हैं, जो नई हमारे जनरेशन आने वाली है, जैसे कोई भी बच्चा है 3 साल का, जब वो है वो स्कूल में जा रहा है, जब वो वहां जा रहा है, वो देख रहा है स्कूल में उसको पढ़ाया जा रहा है, घर में उसकी जो भी अपब्रिंगिंग हो रही है, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, बेटी के अलग तरीके से परवरिश, बेटे की अलग तरीके से, हम बेटे को तैयार कर रहे हैं फाइट करने के लिए, नौकरी करने के लिए और बाहर घूमने के लिए, फ्रीडम के लिए, और बेटी को हम प्रिपेयर कर रहे हैं घर में रहने के लिए, संस्कार देने के लिए, शादी करके घर बसाने के लिए। और जब ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक वर्ग जो है, जिसको एक्सपोजर मिला हुआ है, जो जो बाहर निकल रहा है, जो पढ़ा लिखा है, जो वोकल है, जो स्वतंत्र है, उसके हाथ में स्वच्छंदता भी है कि वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक फिर काम करता है, क्राइम करने लगता है। उसी का हिस्सा जो ये आज रेप जो मैटर है, ये सब आ रहे हैं। लेकिन हमने अपनी बेटियों को क्या सिखाया है? घर से बाहर कब निकलना है, धीमी आवाज में बात करनी है, संस्कारवान बन के रहना है, मोटा नहीं दिखना है, फिजिकली उनको भी वीक दिखना है। मैं वीक शब्द की बात कर रही हूँ, मैं स्लिम की बात नहीं कर रही हूँ। स्लिम होना अलग चीज है, क्योंकि घर में भी डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर तुम मोटी हो जाओगी तो तुम भद्दी दिखोगी, ऐसी शादी में प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज। इस चक्कर में हमारी बेटियां कभी उस लेवल पे स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाती हैं कि अगर वो घर से बाहर निकली हैं, कोई एक दो व्यक्ति अगर उसको कोशिश कर रहा है छेड़ने की, तो अगर वो बेटी भी मसल्स पावर उसके पास होगी तो डेफिनेटली वो उसको फाइट कर लेगी और वो उसको मतलब पराजित करके आ जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं सिखाते। एक बेटी हमारी कंट्री के अंदर, उसके लिए इतना डिफिकल्ट है कि वो किसी को अपोज भी करे। घर में हमें कहा जाता है कि कोई कुछ बोला है, चुपचाप सीधे बाहर जाओ, सीधे घर में आ जाओ, और जनरली कहा जाता है अवॉइड करिए इन चीजों को। तो वो जो अवॉइड करने वाली चीजें हैं, वो इतनी गहरी होती चली जाती हैं कि हम जिन लड़कों को जो छेड़खानी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, उनको अगर हम अवॉइड करते जाएंगे, कल को वो जाकर के उनको अगर उस स्टेप पे नहीं रोका गया, वो इस तरीके के हीनियस क्राइम करेंगे कि रेप भी करेंगे और मारेंगे भी बेटियों को। जी 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 मैम, न्यायिक प्रक्रिया से जो कल्प्रिट्स हैं मैम, उनको डर लगता है या फिर नहीं लगता, या फिर क्या हमसे क्या गलती हो जाती है या फिर क्या कमी रह जाती है जिसके कारण ये रेप की जो प्रक्रिया है मैम बार बार होती है हमारी समाज में? देखिए, जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, जी इससे डर तो लगता है लोगों को, लेकिन इसका डर है नहीं लोगों में। लगता है, वो उनको लगता है जो क्राइम कर रहे हैं, जब उनको लगता जी है कि नहीं अब तो हम चले जाएंगे जेल में, अब क्या होगा, ये सारी चीजें। लेकिन एक डर का जो माहौल होता है वो नहीं है जी समाज के अंदर। उसका कारण है कि हमारा जो सिस्टम है वो फेल है, क्योंकि हमने कानून बहुत सारे बनाए, लेकिन उन कानून का इन्फोर्समेंट नहीं है, उन कानून को ठीक से लागू नहीं किया गया। उसके लिए आपने मशीनरी नहीं बनाई है। मशीनरी से बात करें हम, तो हमारी जो भी पुलिस व्यवस्था है, हमारी जो जुडिशरी है, इन सारी चीजों को हमने उतना एक्टिव नहीं बनाया, संवेदनशील नहीं बनाया, और रिफॉर्म भी नहीं किए। बहुत सारी इसके अंदर कमियां हैं, तो इसके वजह से ये सारी समस्याएं हैं। अदरवाइज कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लॉ इतना, भारत का कानून जो है वो स्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी निरंतर क्राइम होते जा रहे हैं। अगर निर्भया केस की बात करें, तो निर्भया केस में ही इस केस को फास्ट ट्रैक किया गया। देन आफ्टर आप देखेंगे कि फास्ट ट्रैक होने के बावजूद भी 7 ईयर लग गया। ये 7 ईयर इसलिए नहीं लगा कि एज ए लॉयर मैं उस पर डेट्स ले रही थी, वो इसलिए लगा क्योंकि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो रूटीन वर्क कर रहे हैं कि नहीं ये हमारा रूटीन है, सुबह कोर्ट में आएंगे, शाम को 4 बजे जाना है, और बहुत ही एक्टिवली वर्क को नहीं निपटाना है। 2-2 महीने तक जज छुट्टी पर चले जाने हैं, जज लीव छुट्टी पर हैं, या जज का ट्रांसफर हो गया, कोर्ट खाली है, डेट्स लगती जा रही, 1-1 साल के डेट लग रहे हैं। अब सोचिए, और फिर हम बात करते हैं कि बदलाव नहीं हो रहा है। कहाँ से बदलाव होगा? क्योंकि जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनमें तो डर नहीं है, लेकिन जो लोग उनसे सीख ले रहे हैं, निगेटिव जिसको कहेंगे, कि अगर हमने कोई क्राइम किया और हमें पनिशमेंट नहीं हुआ, तो मेरे सराउंडिंग जो लोग हैं, मेरे को जानने वाले,
उनके भी हौसले बढ़ेंगे कि मुझे तो नहीं पनिशमेंट दिया गया तो कुछ नहीं होता इस कंट्री में, हम कितना भी क्राइम कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत बड़े कारण है प्रिंस जी। जी मैम, कुछ दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं आपसे, कुछ मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए, क्या मैं आपकी आज्ञा है मैम, मैं ले सकता हूँ उन्हें लाइव में? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी प्रिंस, क्योंकि मेरे जी पास समय का थोड़ा सा अभाव है। मैंने आपको मैसेज भी ड्रॉप किया था और जी अभी जी ही मतलब 8 बजे से ही लाइव शो स्टार्ट होने वाला है दूसरे चैनल पे, जी तो आप जी जी उनको जोड़ लीजिए और जो भी सवाल है मैं ज्वाइन करती हूँ जी। जी। कोई दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका नाम प्रिया जायसवाल है। प्रिया जायसवाल जी, आप अपना माइक को ऑन कर ले। नमस्कार मैम। नमस्ते पहले प्रिया, तो कैसी सबसे हैं बड़ा आप? अच्छू मैम, पहले तो हम्म, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी प्रिंस जी का, जिन्होंने ये चीज किया कि मैं आपसे लाइव जी आके अपनी बातें रख सकूं। मैम जी जैसा प्रिया कि अभी बताइए। आपने कहा, मैंने आपकी बात सुनी कि लॉ है, फिर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो मैम क्राइम बढ़ रहे हैं, निर्भया के बाद से भी ऐसा नहीं है कि बंद हो गया रेप केस, उससे ज्यादा और बढ़ गया मैम। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कोई एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए ना, जिससे लड़कियों को भी लगे कि वो सेफ है। यस बेटा हमारे पास प्रिया बहुत सारे कानून हैं। अब यहाँ पर लॉ बनाने की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि जो लोग सिस्टम में हैं वो ठीक से वर्क करें। अगर एक बेटी एफआईआर कराने जा रही है, उसके साथ क्राइम हुआ, तो पुलिस इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करे, तुरंत अरेस्टिंग हो। जिस तरीके का क्राइम हुआ उसमें वो सेक्शन उसमें लगाए जाए एफआईआर में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जनरली नहीं होता है ऐसा, रेयरली ऐसा किया जाता है कि पुलिस बहुत न्यूट्रल तरीके से वर्क करे और कोई भी एफआईआर कराने आया है तो वो एफआईआर सही सेक्शन में लॉन्च करके इमीडिएटली उनको अरेस्ट करें। अब जब वो मशीनरी ठीक से काम नहीं करी, जबकि लॉ का प्रोविजन है ये है कि अगर रेप मैटर की बात करें कि कोई भी आकर के एफआईआर लॉन्च कराती है, अगर वो बताती है कि उसके साथ क्राइम हुआ है, तो इमीडिएटली पुलिस की ड्यूटी है मेडिकल करा करके एफआईआर दर्ज करेगी और उनको अरेस्ट करेगी। लेकिन सालों तक मैम अरेस्टिंग आप नहीं हुई जी। मैम आपको लगता है अभी तक कोई भी केस इमिडिएटली रजिस्टर हुआ है? कोई भी केस, एक भी रेप का केस हो जो तुरंत वहां पे केस हो गया हो रजिस्टर, आज तक कभी? मुझे मैम तो आप तो मेरी लॉयर हो, नजर, आपको तो बहुत पता बिल्कुल होगा। मेरी नजर में मुझे एक भी केस समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, मेरा अपना एक अनुभव है कि एक ये भागलपुर का मैटर था, वहां पर है एसपी निधि, पूरा नाम उनका मैं मिस कर रही हूँ, एसपी निधि। तो वहां पर एक बेटी के साथ, करीब वो बच्ची थी 11 साल की, उसके साथ रेप हुआ। लेकिन उसके जब पुलिस में जब वो उनके फादर लेने गए वहां थाने में, तो उन लोगों ने थोड़ा तेज आवाज में बात कर दी अपनी बेटी को। जब लेने गए तो जो भी इंस्पेक्टर थे उन्होंने कि क्या हुआ, इसको क्यों लेकर के आई हो, वो परिवार ने उसको छोड़ा वहां से और भाग गए। जब ये मेरे पास खबर आई तो मैंने वहाँ जो एसपी निधि है उनसे जब बात की, तो उनका कहना है कि मैडम मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, 2 घंटे का। इमीडिएटली उस लेडी ने, जो एसपी निधि है, उन्होंने तुरंत मेडिकल कराया और 1.5-2 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। तो ये मैं आपको प्रिया जी इसलिए बताना चाहती हूँ कि वहां पर भी आप देखिए कि एक फीमेल बैठी है, उसको पता है कि फीमेल के साथ जो क्राइम होता है उसको हमें कैसे टैकल करना है, और वो संवेदनशील है, वो समझ रही है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से पीड़ित है। अगर वो आज भले ही एसपी है, लेकिन बचपन से लेकर के वो उसी पोस्ट तक पहुंची है, उस पोजीशन तक, कहीं ना किसी स्टेज पर उसके साथ भी उसको फिजिकल अब्यूज किया गया होगा, मॉलिश किया गया होगा, या फिर कमेंट किया गया होगा। एक भी मैं जितना भी कैंपेन करती हूँ, मैं आपके एज ग्रुप की, या कहेंगे 15 की एज ग्रुप की से लेकर के 35-80 के एज ग्रुप की फीमेल होती है, मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि आप में से कोई एक लेडी अपना हैंड ऊपर करके ये बताए कि अभी तक मेरे साथ कभी किसी भी व्यक्ति ने मोलेस्टेशन नहीं किया, हमें कभी किसी ने भद्दा कमेंट नहीं किया। प्रिया बेटा, एक भी हाथ ऊपर नहीं होता है, ये आई हमारे एग्री मैम, एक भी हाथ नहीं होगा। और नहीं यही होगा। कहना है मेरा देश की सारी औरतों से, चाहे वो यहाँ हो या बाहर हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने लिए स्टैंड लिया करो। आप खुद को बचा सकते हो। आप किसी पुलिस के पास, आप किसी जज के पास जा रहे हो, वो कुछ नहीं करेंगे जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, तब तक आपको दबाया ही जाएगा, ये बोल के कि आप लड़की हो, आप औरत हो, बिल्कुल आप उनके नीचे बिल्कुल रहोगी।
जी बिल्कुल। सबसे और प्रिया पहले जी तो आपसे मैम, मैं आपको मैं जैसे प्रिया जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैम का बिजी शेड्यूल है, मैम को एक लाइव इंटरव्यू में जाना है। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग प्रिया जी। मैम मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहता हूँ मैम, हाथरस में जिस तरह से ये घटना हुई है मैम, रोज वहाँ पे एक नया बदलाव हो रहा है, ना ही मीडिया वाले को अंदर जाने दिया गया, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज को, और मैम आपको भी रोका गया अंदर जाने से। तो मैम हाथरस की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा मैम? देखिए प्रिंस, अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये केस। जो भी जी इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे और चीजें सामने आएंगी, तो जो भी जी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी हमारे सामने, उनको देख करके हम कोर्ट में पक्ष रखेंगे। नई नई जी चीजें इसलिए आ रही हैं कि जैसे अभी प्रिया भी बात रही थी, बहुत सारे केसेस में प्रिंस क्या होता है कि लड़कियों को यही नहीं पता है कि रेप होता क्या है। जी और दूसरा, अगर उनको पता भी है, गांव की हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, समाज का जो स्ट्रक्चर है ऐसा कि अगर किसी बेटी के साथ ये क्राइम हो गया तो उसकी इज्जत चलेगी, अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए इसको जी छुपा लो। इस केस में भी शुरुआत में इस तरीके की चीजें सामने आई हैं, लेकिन जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिकल इसका किया गया है, मेडिकल कॉलेज में, सॉरी, मेडिकल कॉलेज में जब इसका मेडिकल किया गया था, वहां पर जिसको एमएलसी बोलते हैं, वहां पर पुष्टि हुई है। वहां पुष्टि ये नहीं उन्होंने लिखा कि रेप हुआ है, लेकिन ये है कि उसके इंटरनल पार्ट में चोटें हैं। वो चोटें जी कैसे आ गई? क्योंकि इन्होंने रेप इसलिए नहीं वहां लिखा क्योंकि इन्होंने तब तक वो सेक्शन जो है आईपीसी इसमें एफआईआर में नहीं दर्ज किए थे। तो मेरा ये मानना है प्रिंस कि जो भी रियलिटी है वो सामने आएगी। कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसमें जो 3 लड़के हैं वो निर्दोष हैं और एक उसमें रिस्पॉन्सिबल है सारे क्राइम के लिए। तो मेरा अपना मानना है कि मेरा जो भी निर्दोष है उसको बिल्कुल नहीं सजा होनी चाहिए, लेकिन जो दोषी है उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा इस केस को करने का मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि उस बेटी को मैं जस्टिस दिलाऊं, जिसके साथ जो आज इस दुनिया में नहीं है, इसके साथ इतना बर्बरता हुई, क्राइम हुआ, और देन आफ्टर उसकी डेथ के बाद भी उसको जिस तरीके से जलाया गया, वो मुझे लगता है कि भारत में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि जी अंतिम चिता को आप केरोसिन डाल के जला रहे हो। मतलब कुछ बेटियों को तुम पेट्रोल वो सॉरी छिड़क दिशा रेड्डी को पेट्रोल एसिड डाल के जलाया, जी आप एसिड फेंकते हो, तेजाब फेंकते हो, जल जाती हैं, चेहरा दिखाने लायक नहीं तुम छोड़ते हो। और जो बेटियां जीवित हैं या जिनकी डेथ भी हो गई है, उनका भी ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि उनको इस दुनिया से सम्मान के साथ विदा किया जाए। लेकिन हमारा सिस्टम क्या कर रहा था वहां? ऐसी क्या जल्दबाजी थी? जी जिस दिन हमारी कंट्री के अंदर एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के लिए, उसका जो भी गरिमा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए पूरा सिस्टम खड़ा हो जाएगा ना, उस दिन बदलाव सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ जब तक चीजें मीडिया में नहीं आती, हाईलाइट नहीं होती हैं, तब तक उस मुद्दे पर, उस जो भी क्राइम हुआ है उस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता है, और ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो मेरा, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से मैं फिर कहूंगी, बार बार कहती हूँ कि मेरा यूथ जो है, युवा, इनसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप ही हमारे देश की बागडोर हैं। धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव, क्षेत्रवाद, हर चीज से आप उठिए। आप खुद सोचिए कि बनी हुई जो राजनीति है मेरे देश की, उसमें आपकी कहाँ जगह है? आपके विचार की वहां कहाँ जगह है? आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए जगह है? आपकी कौन आवाज बनता है? तो जब ये कोई आवाज नहीं बन रहे हैं आपकी, तो आप अपना सिस्टम डेवलप कीजिए, और आपका सिस्टम वो होगा जो कि किसी के साथ गलत नहीं करेगा, ना किसी के साथ गलत होने देगा, और आपके साथ भी गलत नहीं होगा। इसके लिए आपको एकजुटता दिखानी होगी, आपको न्यूट्रल होना होगा, जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव इन सब से हट करके। अदरवाइज आज किसी और समुदाय की बेटी है, कल किसी और समुदाय की होगी, आज किसी और के घर की है, कल किसी और के घर की होगी। और ये जो जी रेप है, ये सिर्फ महिलाओं के प्रति क्राइम नहीं है, ये हमारे समाज की बुराई बन चुका है। तो इसको दूर करने के लिए आप लोग कुछ कीजिए। एटलीस्ट एक, अगर हम चैन के फॉर्म में भी काम करें,
तब भी मुझे लगता है कि अगर आप प्रिंस हैं, आपसे अगर 100 लोग जुड़े हैं तो उन 100 लोगों को आप कहीं ना कहीं अगर मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ठीक से वर्क करें, सोसाइटी को इससे रिलेटेड ट्रेनिंग दें, उन बच्चों तक पहुंचे जो कि जिनको नहीं पता, जिनके बाबा दादा ने अगर ये सिखा दिया है कि नहीं, अपनी उनकी माँ को पीट करके रखा है, दबा के रखा, बाहर नहीं निकलने दिया, तो उनकी कोशिश है अपनी पत्नी के साथ भी वही व्यवहार करेंगे, अपनी सिस्टर के साथ भी वही व्यवहार करेंगे। तो ये सारी चीजें बदलने की आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो ऑल द बेस्ट प्रिंस, और अपना ख्याल रखिए। और मैं थोड़ा सा समय का अभाव था तो आपको थोड़ा कम समय दे पाए, शुक्रिया। जी मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम। और हमें सारे यूथ को आप पे गर्व है मैम, आपको सल्यूट करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ जब भी मैम आपको बुलाऊंगा अपने प्लेटफॉर्म पे आप जरूर आएंगी मैम। बिल्कुल मैं आऊंगी, और मैं अपने यूथ से फिर कहूंगी कि आप ही मेरे देश के सच्चे अच्छे युवा हो, मेरे देश के नागरिक हो। ये जिम्मेदारी आपके हाथ में, इसको संभालिए। थैंक यू सो मच।